रोज सुबह खेत में मेहनत करने जाते हो, पसीना बहाकर लौटते हो, और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अब बकवास बंद करो धीरज। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाते हो, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सहूं। धीरज ने क्रोध भरी नजरों से कल्पना को देखा, फिर चुप हो गया। कल्पना निराश होकर बोली, अब तुम खुद ही बताओ धीरज, कितना समय हो गया हमें गरीबी में जूझते हुए। आखिर कब हम भी और किसानों की तरह हंसते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर धीरज का गुस्सा उतर गया। वह पास आकर बोला, मैं क्या करूं कल्पना, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। और ऊपर से अब मैं उस रघुवीर जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी, तब उससे बीज लेने के लिए पैसे उधार लिए थे, और अब फिर से मुझे फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। कल्पना तुनकते हुए बोली, सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं। तुम्हारी ही जमीन पर हर बार आफत क्यों आती है। हाँ, ना कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना कहकर धीरज खेत की ओर चल पड़ा। खेत में धीरज खड़ी धूप में पसीना बहा रहा था। तभी रघुवीर जमींदार अपने गुर्गे हरिया के साथ वहां आ धमका। रघुवीर कड़क आवाज में, अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे धीरज। सबसे पहले मेरा वो कर्ज चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले लिया था। धीरज नम्र स्वर में, जनाब रघुवीर साहब, आप यकीन रखिए, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। अब और देर नहीं, मुझे पूरा धन ब्याज सहित चाहिए, अभी के अभी। मैं खेत में मेहनत कर रहा हूं, कुछ ही दिनों में फसल आएगी और बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। हरिया हंसकर, तू तो जैसे सपनों में जी रहा है। हम कब से देख रहे हैं, कभी कीड़े, कभी आग, कभी बारिश। तेरी किस्मत ही फूटी है, किसान बनने के लायक नहीं है तू। धीरज को गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो हरिया। अगर तुम रघुवीर के नौकर हो तो अपनी हद में रहो, मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तब तुझसे अंगूठा भी लगवाया था। अब वही कागज मेरी जमीन का मालिकाना हक है। धीरज दहाड़ते हुए, यह अन्याय है। थोड़े से कर्ज के बदले मेरी जमीन नहीं छीनी जा सकती। हरिया, इसे इसके ही खेत से बाहर निकालो। हरिया ने धीरज को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। धीरज अपमानित और रोते हुए घर पहुंचा। क्या हुआ, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। आज तो जल्दी लौट आए। रघुवीर जमींदार ने चालाकी से मेरा खेत मुझसे छीन लिया। उसने कर्ज के कागज पर मेरा अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा ली। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे। गांव के मुखिया से शिकायत कीजिए। अगले दिन धीरज मुखिया जी के पास गया और अपनी बात कही, लेकिन मुखिया ने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। गांव में कोई भी रघुवीर के खिलाफ नहीं जाएगा, सब उससे डरते हैं। ठीक है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक किसान के लिए उसकी जमीन मां जैसी होती है। वह सीधे केशवनगर राज्य की ओर रवाना हो गया और राजा समरेंद्र के दरबार में जा पहुंचा। धीरज करुण स्वर में, महाराज, रघुवीर जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूं, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत करता आ रहा हूं। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी। मजबूरी में उससे बीज के लिए थोड़ी रकम ली थी, और तब उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अब कहता है कि वह खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोटी, इज्जत और मां जैसी है। मुझे न्याय चाहिए। राजा समरेंद्र ने ध्यान से सारी बात सुनी, फिर सिपाही की ओर इशारा किया। इस किसान के साथ नवग्राम जाओ और जमींदार को हमारे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो गिरफ्तार कर लाओ। कुछ ही समय में रघुवीर और उसका साथी हरिया महल में पेश कर दिए गए। राजा सख्ती से, तुमने कुछ धन के बदले इस किसान की जमीन अपने नाम कर ली। रघुवीर शांत स्वर में, महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है। कुछ अरसा पहले इसने अपनी मर्जी से खेत मुझे बेचा था। मैंने इसे खूब सारा धन दिया। ये वादा भी किया था कि कुछ महीनों में खेत खाली कर देगा, पर अब मुकर गया है। हरिया सहयोग करते हुए, हाँ महाराज, मैं भी साथ था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। धीरज क्रोधित होकर बोला, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज। मैंने खेत नहीं बेचा था, बस बीज के लिए थोड़ी रकम ली थी, और उसी समय इन लोगों ने कागज पर चालाकी से अंगूठा लगवा लिया। मैं अपनी जमीन क्यों बेचता। राजा गंभीर होकर,
सच्चाई जानने का एक ही तरीका है, धीरज। तुम 2 गवाह लेकर आओ जो तुम्हारे पक्ष में बोल सकें। रघुवीर, तुम भी 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने जमीन बेचने की बात देखी हो। रघुवीर और हरिया वहां से चले गए। धीरज भी गांव लौटा और लोगों से गवाही देने की प्रार्थना करने लगा, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी रघुवीर के डर से पीछे हट गए। अगले दिन धीरज उदास होकर दरबार पहुंचा। महाराज, रघुवीर का गांव में बहुत दबदबा है। कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। उसी समय रघुवीर दरबार में पहुंचा। साथ में गांव का मुखिया और बलिया नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति भी था। महाराज, ये नवग्राम के 2 सम्मानित नागरिक हैं। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज, धीरज ने खुद अपनी मर्जी से खेत रघुवीर को बेचा था और उसे बहुत धन भी मिला था। हमने देखा था। धीरज, तुम कोई गवाह नहीं ला सके और जमींदार ने अपने 2 गवाह पेश कर दिए। न्याय हो चुका। खेत जमींदार के पास रहेगा। धीरज गुस्से में दरबार से बाहर निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी आंखों में अपमान और लाचारी का तूफान था। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया वहां आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? महाराज के सामने झूठी गवाही दी। अब क्या चाहिए? माफ कर दो धीरज, जमींदार ने धमकी दी थी। मजबूरी थी। मेरी बेटी की शादी थी। उसने धमकाया कि अगर गवाही न दूं तो विवाह रुकवा देगा। मैं डर गया। मुझे तुम दोनों से शिकायत नहीं है। दोष तुम्हारा नहीं, इस समाज का है, जहां गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। समय बीतता गया। धीरज और भी अधिक गरीब होता चला गया। कल्पना थके स्वर में, अब कब तक यूं बैठे रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं एक किसान हूं। खेती के अलावा कुछ आता नहीं। अगर नवग्राम में काम नहीं तो दूसरे राज्य जाओ, कम से कम कुछ तो होगा। धीरज ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं विजयनगर जाऊंगा। वहां मजदूरी मिलती है। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, सिर्फ एक रोटी बन सकती है। अगर मैं वो भी ले जाऊं तो तुम क्या खाओगी? मैं पेड़ के पत्तों से गुजारा कर लूंगी। कल्पना ने एक रोटी बनाकर दी। धीरज चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। भूख से उसका बुरा हाल था। तभी एक तालाब दिखा। धीरज खुश होकर, चलो, पानी मिल गया। अब रोटी खाकर थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही वह रोटी खाने बैठा, तालाब के पानी में हलचल हुई। एक भयानक राक्षस बाहर निकला। मुझे मत खाना। मैं तालाब का राक्षस हूं, लेकिन निर्दोष हूं। धीरज चौंक गया, पर तुरंत बात को भांप गया। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं। राक्षस ने हाथ घुमाया और एक चमकदार रंग बिरंगा पक्षी प्रकट हो गया। राक्षस, यह कोई साधारण पक्षी नहीं। यह बोलता है, भविष्य बताता है, और जब तुम धन मांगोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और खजाना मिलेगा। धीरज पक्षी को लेकर निकल पड़ा। वह रात एक बूढ़े की झोपड़ी में ठहरा। रात में उसने पक्षी को परखा। सचमुच उसने 10 सोने के सिक्के दिए, पर बूढ़ा आदमी लालची निकला। सुबह होते ही वह पक्षी चुरा चुका था। धीरज समझ गया कि पक्षी उसी के पास है, लेकिन डर के कारण चुपचाप लौट आया तालाब पर। धीरज गुस्से में, तूने मुझे धोखा दिया है राक्षस। मैंने नहीं, मैं तो सच्चा था। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ये अंगूठी लो। इससे जो चाहो उसे पत्थर बना सकते हो। धीरज झोपड़ी लौटा। बूढ़े के सामने खड़ा हुआ। धीरज क्रोधित, मेरा पक्षी दो, वरना तुम्हें पत्थर बना दूंगा। बूढ़ा डर गया। पक्षी वापस कर दिया। पक्षी बोला, मैं बोल सकता हूं, मैं भविष्य भी बताता हूं। अब धीरज वापस अपने गांव लौटा। कल्पना को सारी बात बताई। पक्षी की मदद से अब उसके पास ढेरों खजाने थे। झोपड़ी महल बन गई। धीरज नवग्राम का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन पक्षी ने कान में कहा, राजा भीषण अपनी सेना के साथ राज्य में घुस आया है। धीरज ने राजा समरेंद्र को आमंत्रित किया। राजा मंत्री के साथ उसके घर आए। राजा चौंक कर, तुम वही किसान हो, अब ये सब कैसे? महाराज, बस इतना जान लीजिए कि कुछ बातें रहस्य होती हैं। तुमने हमें क्यों बुलाया? पहले उस अन्याय की सुनवाई करिए जो आपने अनसुना कर दिया था। जमींदार, हरिया, मुखिया और बलिया को बुलाइए। चारों आए।
अब बताइए, क्या मेरे बिना गवाह के मुझे गलत ठहराया गया? मुखिया और बलिया ने सब सच कबूल किया। राजा ने आदेश दिया। इन चारों को जेल में डाल दो। माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी जमीन मुझे वापस चाहिए। हाँ, मैं देने को तैयार हूं। अब धीरज नवग्राम का नायक बन चुका था। राजा भीषण के खिलाफ लड़ाई में जब कोई उपाय नहीं था, तो धीरज ने उससे अकेले मिलने की पेशकश की। धीरज ने उसे समझाया, पर जब वो नहीं माना, राजा भीषण को पत्थर बना दो। राजा भीषण डर गया और पीछे हट गया। अगले दिन राजा समरेंद्र। धीरज, तुमने यह सब कैसे किया? कुछ रहस्य रहस्य ही रहते हैं महाराज। लेकिन अब तुम हमारे मित्र हो। हमेशा रहूंगा महाराज। अब नवग्राम की गलियों में जब भी कोई धीरज को देखता, तो उसकी आंखों में श्रद्धा और गर्व के भाव आ जाते। एक ऐसा किसान जो कभी दर दर भटकता था, अब न्याय और करुणा का प्रतीक बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल में बदल गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी वैसा ही सरल और निष्कलंक था। अब तो सारा गांव तुम्हें राजा कहने लगा है। राजा तो समरेंद्र महाराज हैं। मैं तो अभी भी वही खेत जोतने वाला किसान हूं जो कभी सूखी रोटी लेकर निकला था। तुम्हारा दिल ही तुम्हें सबसे महान बनाता है। और सुनो, भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी परीक्षा फिर से लेगा। परीक्षा से डर नहीं लगता। डर लगता है उस दिन से जब मैं किसी की मदद ना कर सकूं। और सचमुच एक दिन ऐसी ही परीक्षा सामने आ गई। एक सुबह गांव की सीमा पर शोर मचने लगा। कुछ सैनिक एक विधवा महिला के घर पर जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम था गौरी, और वह अकेली अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। जमींदार रघुवीर तो जेल चला गया था, लेकिन अब उसके बेटे विजेंद्र ने उसकी जगह ले ली थी, और वह पहले से कहीं ज्यादा क्रूर था। गौरी गिड़गिड़ाते हुए, यह जमीन मेरी है। मेरे पति ने जान देकर इसे बचाया था। अब यह जमीन मेरी है। तुम्हारे पास कोई दस्तावेज नहीं, कोई गवाह नहीं, और न ही कोई ताकत। धीरज को यह खबर मिली। वह बिना समय गंवाए गौरी के घर पहुंचा। धीरज, आवाज ऊंची कर। किसी गरीब की असहायता को कमजोरी मत समझो विजेंद्र। तुम अब किसी के राजा बने फिरते हो, पर इस गांव के असली वारिस हम हैं। मेरे बाप ने इस गांव को चलाया, अब मैं चलाऊंगा। तुम्हारा बाप जब अन्याय कर रहा था तब भी मैं चुप नहीं बैठा था, और आज भी नहीं बैठूंगा। धीरज ने अपनी अंगूठी को घुमाया और कहा, यदि तू यह जमीन छोड़कर अभी नहीं गया तो पत्थर बन जाएगा तू, अपनी क्रूरता सहित। विजेंद्र डर गया। उसके साथ आए सिपाही भाग खड़े हुए। गांव वालों की आंखों में आशा की रोशनी लौट आई। अब हर व्यक्ति जान गया था कि न्याय जीवित है। राजा समरेंद्र को जब यह समाचार मिला, तो वे स्वयं गांव आए। राजा गंभीर स्वर में, धीरज, अब मैं समझ गया हूं कि राज्य में न्याय की रक्षा सिर्फ सिंहासन से नहीं, बल्कि दिल से होती है। महाराज, न्याय वहां जीवित रहता है जहां सच्चाई की रक्षा करने वाला डरता नहीं। राजा समरेंद्र ने धीरज को राजकीय सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा साहस मेरे राज्य को सही दिशा देगा। अगर मेरी सलाह से किसी गरीब की आह कम हो सके तो मैं यह जिम्मेदारी अवश्य निभाऊंगा। अब धीरज नवग्राम ही नहीं, पूरे राज्य में सम्मानित था। राजकीय महल में बैठे हुए भी वह सुबह सुबह उठकर अपने पुराने खेत में कुछ देर हल चलाता, और फिर हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर कहता, यह मिट्टी ही मेरी असली पहचान है। और फिर एक दिन वही जादुई पक्षी उड़ता हुआ आया और धीरज के कंधे पर बैठकर बोला, अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम अध्याय शुरू होने वाला है। एक दिन आएगा जब यह गांव तुम्हें सिर्फ किसान नहीं, धरती पुत्र कहेगा। तुम्हारे जैसे लोग इतिहास नहीं बनाते, वो समाज की आत्मा बन जाते हैं। और वो दिन भी आएगा जब कोई दूसरा धीरज अपनी मिट्टी से प्यार करना तुमसे सीखेगा। अब नवग्राम के हर कोने में धीरज की चर्चा थी। उसकी ईमानदारी, साहस और न्यायप्रियता ने उसे न केवल राजा समरेंद्र का विश्वासपात्र बनाया, बल्कि पूरे राज्य का मार्गदर्शक भी। किंतु सच्चाई यह है कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे ही एक पर्वत की चोटी पर धूप आती है, वैसे ही किसी गहरी खाई में अंधकार भी उतरता है। एक दिन जब धीरज अपने पुराने खेत पर बैठा था, वही पक्षी फिर उसके पास आया। पक्षी
धीरे से। धीरज, एक नई विपत्ति तुम्हारे राज्य पर मंडरा रही है, लेकिन इस बार यह खतरा बाहरी नहीं बल्कि भीतर से है। भीतर से? मतलब हमारे ही राज्य से? राजा समरेंद्र के दरबार में एक नया मंत्री आया है, कुशलदेव। वह बाहर से अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र दिखता है, परंतु भीतर से लालच और कपट से भरा हुआ है। वह राजा को बहकाकर राज्य की संपत्ति लूटना चाहता है। धीरज के माथे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखने लगीं। उसने बिना विलंब किए महल की ओर प्रस्थान किया। जब वह महल पहुंचा तो देखा कि मंत्री कुशलदेव राजा समरेंद्र के साथ गहरे वार्तालाप में था। महाराज, हमें गांवों की जमीन पर नए महल और व्यापारिक केंद्र बनाने चाहिए। इससे राज्य को समृद्धि मिलेगी। तुम ठीक कह रहे हो कुशलदेव, पर क्या इससे गरीब किसानों की जमीन छिन नहीं जाएगी? महाराज, बलिदान के बिना समृद्धि संभव नहीं। धीरज ने यह सुनते ही हस्तक्षेप किया। धीरज गंभीर स्वर में, महाराज, समृद्धि कभी भी उन नींवों पर नहीं खड़ी की जा सकती जो किसानों की आह से बनी हो। किसानों की सोच सीमित होती है धीरज जी। आपको राजनीति की समझ नहीं। राजनीति की नहीं, मनुष्यता की समझ होनी चाहिए। राजा समरेंद्र हसमंजस में पड़ गए। एक ओर उनका प्रिय मंत्री, दूसरी ओर उनका प्रिय मित्र धीरज। दोनों की बातों में तर्क है, पर सत्य क्या है यह कैसे पता चलेगा? तभी धीरज ने एक योजना बनाई। वह गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करने लगा। हर गांव में वह पूछता, अगर आपकी जमीन लेकर व्यापारिक केंद्र बने और बदले में आपको थोड़े बहुत पैसे मिलें, क्या आप राजी होंगे? नहीं, ये जमीन हमारी मां है। इससे बढ़कर कोई धन नहीं। धीरज ने यह बात राजा समरेंद्र को बताई और साथ में वह एक वृद्ध किसान भोला काका को भी साथ ले गया, जिसकी जमीन पर महल बनाने की योजना बन चुकी थी। महाराज, अगर मेरी जमीन छिन जाएगी तो मेरे बच्चों की रोटी भी छिन जाएगी। मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, पर मेरी आत्मा रोएगी। राजा समरेंद्र की आंखें नम हो गईं। राजा निर्णायक स्वर में, मैं कोई भी फैसला नहीं लूंगा जो मेरे राज्य के अन्नदाता के विरुद्ध हो। कुशलदेव, अब तुम जा सकते हो। कुशलदेव तिलमिलाया और बोल पड़ा, महाराज, आप मेरी योग्यता पर प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं कुशलदेव, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास कर रहा हूं। कुशलदेव महल से बाहर निकल गया और कुछ ही दिनों में राज्य छोड़कर चला गया। अब पूरा राज्य फिर से संतुलन में आ गया। वर्ष बीतते गए। धीरज का बेटा आरव बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह सजग, साहसी और विनम्र था। एक दिन जब धीरज खेत में काम कर रहा था, आरव वहां आया। बाबा, आप इतने धनवान हैं, फिर भी हर दिन खेत में आते हैं। बेटा, धन कभी भी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता, पर मिट्टी की सौंधी खुशबू वो हर दुख हर लेती है। तो क्या मैं भी खेत जोतूं? बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन तुम मिट्टी से रिश्ता तोड़ लोगे, उस दिन तुम्हारा रिश्ता इंसानियत से भी टूट जाएगा। ये लो बेटा, अब इस शक्ति का सही उपयोग तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए मत इस्तेमाल करना। मैं कभी किसी को अन्याय से नहीं डरने दूंगा। अब नया दौर शुरू हो चुका था। राज्य की सत्ता में परिवर्तन नहीं, पर एक नई पीढ़ी की सोच का प्रवेश हो चुका था। धीरज की कहानी अब सिर्फ गांव की कहानी नहीं रही। वो अब राज्य के बच्चों की किताबों में धरती पुत्र बनकर पढ़ी जाने लगी। और वह जादुई पक्षी जो कभी तालाब से निकला था, आज भी आकाश में उड़ता है। हर उस किसान को आशीर्वाद देता है जो ईमानदारी और मेहनत से अपने भाग्य को बदलना चाहता है।